नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एनालिसिस में। कल हमने करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज़ को छोड़ दिया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उसमें नहीं थे, लेकिन आज 30 अप्रैल है। 29 और 30 अप्रैल दोनों का आज हम एक साथ मिला करके देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है आयुष्मान भारत दिवस से। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 2018 से इसे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है ये थोड़ा हम लोग देखते हैं। 30 अप्रैल 30 अप्रैल से 2018 से लगातार इसको मनाया जा रहा है। मनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत इस 30 अप्रैल को ही हुई थी। तो चलिए, उल्लेख आया है आयुष्मान भारत स्कीम का, तो लुक एट व्हाट इज इट, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। पहले बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करें। 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी। उस पॉलिसीज़ में इंडिया की जो हेल्थ स्टेटस था उसको इस प्रकार से बनाने का प्रयास करने का कहा गया था कि सबको एक यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस मिल पाए, सभी लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रह पाएँ, सभी लोगों को वो मिल जाए। ये इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एक प्रमुख उद्देश्य था। एंड टू फुलफिल दिस एम, आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में इस आयुष्मान भारत स्कीम के दो मुख्य घटक हैं। देयर आर टू कोर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी आयुष्मान भारत स्कीम के ये दो मुख्य घटक हैं, यानी दो छोटी छोटी अंतर स्कीम हैं, जिसको पहले को कहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरे को कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप समझने का प्रयास करें कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक ऐसा केयर अप्रोच अपनाया गया है जो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। कंटिन्यूटी मतलब सातत्य, निरंतरता मेंटेन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हेल्थ सिस्टम को 3 लेवल पर डिवाइड कर लें, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे आपने नाम सुना होगा, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैसे उपचार किए जाते हैं जो जनरली छोटे स्तर के होते हैं, एंड आफ्टर दैट इट गोज हाई, इट कॉल्ड सेकेंडरी लेवल, एंड आफ्टर दैट टर्शरी लेवल कम्स। उसके बाद तीसरा स्तर आता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्तर को इस आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। कैसे कवर करेंगे, एक फिर से मोटा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्राइमरी लेवल पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम शॉर्ट में PM-जय बोलते हैं, पॉपुलरली ये PM-जय के नाम से जानी जाती है, इस PM-जय के माध्यम से सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हो गया ना 3 लेवल, प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के द्वारा, और टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या होते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्चुअल में हुआ क्या था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये कहा गया कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो इंडिया के हेल्थ सिस्टम के एक फाउंडेशन है, इसलिए उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2018 में, यानी 2018-19 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की घोषणा की थी कि बाई 2022 यानी 2022 तक कुल मिलाकर के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। क्रिएट हम करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग करके। क्या ट्रांसफॉर्मिंग करके? जो पहले से ही सब सेंटर हैं, उपकेंद्र हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। उनको ट्रांसफॉर्म किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में। तो फरवरी 2018 में इस बात की घोषणा की गई थी कि
कि ऐसे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। और में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में उपलब्ध कराई जाती हैं, और कुछ इसेंशियल ड्रग्स जो डायग्नोसिस सर्विसेज होती हैं उनको कुछ फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। कितने वेलनेस सेंटर क्रिएट किए जाने हैं? 1.5 लाख। ये परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो आप ध्यान रखें। और पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ के जंगला नामक स्थान पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था 14 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती के दिन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, PM-JAY के बारे में। ये क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम का ये प्रमुख सेकंड कंपोनेंट है। 2 ही कंपोनेंट हैं, पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा है PM-JAY। ठीक है, जनरली जैसे पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, तो इसे PM-JAY के नाम से जानते हैं हम लोग। इस स्कीम को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया झारखंड के रांची से। और ऐसा माना जाता है, माना ही नहीं जाता बल्कि परम सत्य है, कि ये गवर्नमेंट फंडेड विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम है। गवर्नमेंट फंडेड विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एक्चुअल में होता क्या है इस PM-JAY के तहत? बात यह है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बीमा कवर के रूप में अवेलेबल कराया जाएगा। और उस बीमा कवर के तहत वो एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, स्वास्थ्य बीमा होगा, जिसके तहत यदि 1 साल के अंतर्गत उसके परिवार में से किसी भी सदस्य को कोई परेशानी होती है तो वो टर्सरी एंड सेकेंडरी या सेकेंडरी और टर्सरी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए PM-JAY स्कीम के तहत जो हॉस्पिटल पैनल्ड किए गए हैं या जिनको शामिल किया गया है उन हॉस्पिटल्स में जाता है, तो उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखें, सिर्फ 5 लाख तक का ही इलाज मुफ्त कराया जा सकता है, और पूरी फैमिली पर। ऐसा नहीं कि फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं। उम्मीद की जाती है कि इसमें बहुत सारे परिवारों को कवर किया गया है। अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो एग्जैक्ट डेटा है 10.74 करोड़। इतने परिवार कवर किए गए हैं। और ऐसे कौन से परिवार होंगे? वो पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज़, वो सभी इसके हकदार हैं। और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 50 करोड़ बेनिफिशियरी इस स्कीम के तहत कवर किए जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फैमिली तो कवर की जानी है सिर्फ 10.74 करोड़, तो 50 करोड़ लाभार्थी कहाँ से हो जाएंगे? तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम एक फैमिली में 5 लोग तो होंगे ही होंगे। और ऐसे अगर 10.74 करोड़ परिवारों को ले लिया जाए और उनमें 5 गुणा कर दिया जाए सदस्यों से, तो लगभग 50 करोड़ लाभार्थी निकल के आ जाएंगे। इन लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC के डाटा के आधार पर किया जाएगा। इनकी पहचान कैसे की जाएगी? तो पहचान करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा गया है। आयुष्मान भारत स्कीम का यदि आप में से कोई लाभ उठा रहा होगा तो निश्चित ही इसके तहत एक कार्ड जारी किया जाता है, और उसको दिखा करके आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने परिवार में का इलाज करा सकते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए ही आप उठा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप कराने जाते हैं, कोई भी उपचार कराते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाला बिल बना के देते हैं, सरकार उस हिसाब से फ़ंड रिलीज़ करती है। ठीक, तो इतना तो ये इसका मुख्य घटक थे, कुछ फीचर्स थे। अब अगर बाई चांस UPSC में सवाल पूछ लिया जाता है, विशेषकर UPSC थोड़े फ्लैट क्वेश्चन पूछता है, जनरली इसे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो पूछा जाए तो पहली बात तो यह है कि ये इंडिया के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC के उद्देश्य को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। हेल्थ कवरेज मतलब जहाँ तक जितने लोग हैं इंडिया में, वो कोई इस वजह से हेल्थ सर्विसेज से पीछे न छूटे कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सरकार का ही अनुमान है, सरकार के मंत्रालय के अनुमान के अनुसार भारत में करीब 6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनकी संख्या कुल 17 है, उन 17 SDGs में से SDG नंबर जो 3 है वो यूनिवर्सल हेल्थ की बात करता है, सबके लिए हेल्थ की बात करता है। तो SDG गोल नंबर 3 यानी जो
3 नंबर है जिसमें हेल्थ की बात की गई है, उसको भी अचीव करने में हमको हेल्प मिलेगी। साथ ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के ये अकॉर्डिंग है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पर। हमारा नेक्स्ट इशू है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हुआ क्या है कि हाल ही में इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक ने से रिलीज़ किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो 2018 का जो ये इंडेक्स था उसमें भारत की रैंकिंग 8 थी, और 2019 वाले में जब अब जो जारी किया गया है हाल ही में, उसमें भारत की रैंकिंग 7 कर दी गई है। तो नीति आयोग ने इसकी मेथोडोलॉजी पर, ये जो इंडेक्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है या इंडेक्स बनाने की जो मेथोडोलॉजी या विधि है, उस पर सवाल उठाया है। सवाल उठाना लाजमी है, क्यों उठाया है बस हम चर्चा करते हैं। कौन जारी करता है हम लोग बता चुके हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कभी कभी यूपीएससी में से पूछ लिया जाता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस कहाँ का थिंक टैंक है? ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थिंक टैंक है। नीति आयोग ने सवाल इसलिए उठाया है, आप ये सोचिए, आप ये मत समझना कि भारत की रैंकिंग अब 7 हो गई है, पहले 8 थी, इसका मतलब भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है तो भारत के लिए अच्छी बात है। देखो, यहाँ कम रैंकिंग होना, कम रैंकिंग मतलब डिजिट में कम होना, ठीक है। यहाँ यदि आप 10 से या कहो कि अधिक से कम रैंकिंग की ओर आते हैं, यानी डिजिट नंबर 1 तक आते हैं, यानी फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं, तो फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला मतलब समझो कि वहाँ आतंकवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और 2 पे आते हैं, 1 से 2 पे तो प्रभाव थोड़ा कम हुआ, 3 पे आते हैं तो और कम, 4 पे और कम, और ऐसे जैसे जैसे रैंकिंग गिरती जाती है, एक्चुअल में नंबर बढ़ते हैं, रैंकिंग गिरती है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आतंकवाद का प्रभाव कम होता जाता है। 2018 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 8 रखी गई थी, लेकिन फ़िलहाल इसे 7 कर दिया गया है 2019 में। तब तो इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया टेररिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बैड इम्पैक्ट पड़ा है टेररिज्म से, और इसका नुकसान इंडिया को उठाना पड़ता है। अब आतंकवाद से भारत कितना पीड़ित है ये तो दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं ये दर्शाना भी तो ऐसा है ना जैसे कि कुछ हम कितने बड़े कष्ट झेल रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे देश में विकास पर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, विकास पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, सोचने वाली बात है। क्या है, पहले आप ये समझें कि डाटा तैयार कैसे किया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, ये डाटा लेता है ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस से, जो नेशनल कंसोर्टियम के द्वारा तैयार किया जाता है। और नेशनल कंसोर्टियम किसके लिए तैयार करती हैं? स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पॉन्सेस टू टेररिज्म, स्टार्ट, यानी इस स्टार्ट के लिए ये डाटा तैयार करती हैं। और डाटा ये तैयार होता है मैरीलैंड में, ठीक है, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में होता है। इतना खैर यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान रखें इसे कौन जारी करता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, होता यह है कि ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग है, इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग को कई अन्य रैंकिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग का डायरेक्टली उपयोग किया जाता है। ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट, जिसे एक वॉक फ्री नाम का फाउंडेशन जारी करता है, ध्यान रखें कौन जारी करता है, यानी इस ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट को वॉक फ्री फाउंडेशन जारी करता है। इसमें भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग यूज़ की जाती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इन दोनों ही इंडेक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ये भी थिंक टैंक है लेकिन ये ब्रिटेन का है, ये एक रैंकिंग जारी करता है सेफ सिटी इंडेक्स, ठीक। तो इन सभी इंडेक्स में कौन कौन से? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सेफ सिटी इंडेक्स, इन सभी इंडेक्सेस में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन सब में भारत की स्थिति को ख़राब दिखाया जाएगा। इसका मतलब भारत में स्लेवरी ज़्यादा दिखाई जाएगी, यानी दास प्रथा ज़्यादा दिखेगी, भारत में शांति कम दिखेगी, ठीक। भारत में ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भारत को सुरक्षित नहीं माना जाएगा, भारत में कॉम्पिटिटिवनेस कम दिखेगी, भारत के शहरों को सुरक्षित नहीं माना जाएगा। यदि भारत में इतना खतरा दिखेगा तो क्या कोई विदेशी कंपनी या कोई जो पर्यटक होंगे कि वो भारत आएंगे? नहीं आएंगे ना। और नहीं आएंगे तो भारत की इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी। साथ ही जो विदेशी कंपनियां सोचती हैं कि हम भारत में निवेश करें
तो ऐसे खतरों को देखते हुए जो वास्तव में है नहीं, सिर्फ इस रैंकिंग के कारण दिखाए जा रहे हैं, तो क्या वो निवेश करेंगे? नहीं करेंगे निवेश। इससे क्या होगा कि भारत की छवि खराब होती है। और आप सोच के देखें कि भारत की रैंकिंग सिर्फ किसके बाद है। देखो, अफ़गानिस्तान, इराक, अफ़गानिस्तान को फर्स्ट रैंक दी है। अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, जस्ट इसके बाद ही है। सोमालिया के जस्ट बाद हमारी रैंकिंग रखी गई है। यानी इसका मतलब हमारी कंट्री इतनी ख़राब रखी गई है, आतंकवाद से इतनी पीड़ित है क्या? वास्तव में ऐसा तो नहीं है। खैर, इसीलिए नीति आयोग ने इस पर सवाल उठाया है कि इस प्रकार की इनकी मैथोडोलॉजी, ऐसी विधि इनको नहीं अपनानी चाहिए। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि तुमको फंड कहाँ से प्राप्त होता है, पहले तो तुम हमको ये बताओ। इंडेक्स जारी करने चले हो, तुम्हारे यहाँ 12 कर्मचारी हैं, ये 12 कर्मचारी क्या कर लेंगे? कैसे इतनी जल्दी इतने अधिक देशों से डाटा एकत्रित तुम करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो और उसको कैलकुलेट करके रैंकिंग भी बना देते हो? कमाल है। तो इसीलिए नीति आयोग ने सवाल उठाया है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ध्यान रखें, इस पीटर्सबर्ग से आप भ्रमित ना हो, कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि एक पिट्सबर्ग है तो वो पिट्सबर्ग यूएसए में है, एक सेंट पीटर्सबर्ग है तो वो रशिया में है, और ये सिर्फ पीटर्सबर्ग है, ये जर्मनी में है। जर्मनी में पीटर्सबर्ग नाम का एक पर्वत है, एक हिल है, इसलिए वहाँ इस जगह का नाम पीटर्सबर्ग रखा हुआ है। अब समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, एक यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, किस पर है? क्लाइमेट चेंज पर, यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस UNFCCC की बैठकें होती हैं, जैसे कि इसकी 25वीं जो बैठक हुई थी, इसकी बैठकों को कहते हैं हम लोग COP, कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी UNFCCC की जो बैठक होती है उसको कॉप बोलते हैं। इसके भी जो 25वीं जो कॉप हुई थी वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दिसंबर 2019 में हुई थी। ठीक, तो जब भी इस UNFCCC की बैठक होती है, यानी कॉप होता है, तो अगला कॉप एक्चुअल में 26वां उसे ब्रिटेन में होना था, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया है इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो जब UNFCCC की बैठक होती थी तो उससे पहले क्या करते थे कि बड़े बड़े जो देशों के नेता थे वो इस पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में हिस्सा लेते थे। यहीं वो जो भी बातें करनी होती थी उनको, वो इसी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में ही बातें कर लेते थे, जिससे कि वो सम्मिलित रूप से अपनी आवाज़ को इस UNFCCC में रख पाएँ और UNFCCC से जलवायु के अनुकूल या पर्यावरण के अनुकूल बातें कर पाएँ। हाल ही में क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने इसको अटेंड किया था। चर्चा में ये इसलिए भी है क्योंकि अभी ये हाल ही में जो इसकी बैठक कराई गई है वो 11th है, क्योंकि सबसे पहले इसको 2010 में हेल्ड किया गया था। यानी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है, यानी PCD बोल सकते हैं इससे शॉर्ट में, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसको सबसे पहले 2010 में हेल्ड किया गया था। हेल्ड क्यों किया गया था? क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि UNFCCC की एक 2009 में बैठक हुई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। वहाँ डेनमार्क में इस कोपेनहेगन में बैठक हुई थी, UNFCCC का कॉप हुआ था 2009 में। लेकिन इस कोपेनहेगन में कोई जिस नेगोशिएशंस की उम्मीद थी, जिस समझौते की, जिस एग्रीमेंट की उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेड था, वो निकल के नहीं आ पाया। इसलिए लोगों ने, विश्व के देशों ने सोचा कि हम पहले से ही नेगोशिएशंस कर लेते हैं, जिससे हम लोग एक राय बना लें और अपनी बात को वहाँ रख पाएँ। इसीलिए यहाँ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग शुरू हुआ। इस पीटर्सबर्ग डायलॉग क्लाइमेट डायलॉग है, इसको हमेशा ही चेयर करता है जर्मनी ही इसका अध्यक्ष रहता है, और इसका सह अध्यक्ष को चेयर वो रहता है जहाँ COP हेल्ड की जानी है। जैसे जो 26वीं थी वो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड होनी थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड नहीं हो पाएगी, लेकिन होनी तो थी ना। इसलिए इसको जो को चेयर किया वो किसने किया? यूनाइटेड किंगडम ने, यानी UK ने। ठीक, तो चेयर हमेशा जर्मनी करता है, लेकिन इसको को चेयर वो देश करता है जहाँ COP होनी है, क्योंकि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग COP के जस्ट पहले ही हेल्ड किया जाता है। ये पहला बार था, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इसे वर्चुअली हेल्ड किया गया, और लगभग इसमें 30 देशों के नेता, आपस में 30 देश के नेताओं ने भागीदारी की। ये बात ध्यान रखें, बाई चांस कभी सवाल पूछ लिया जाए कि COP 25 UNFCCC का कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखें, हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था। खैर, मैड्रिड स्पेन में ये हुआ था। इंडिया ने 2 चीज़ों पर, इस पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में 2 चीज़ों पर फोर्स किया था।
वो ये था, पहला तो ये था कि क्लाइमेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों के पास काफ़ी बेहतर है। यानी विकसित देशों के पास ऐसी तकनीक है जिससे कि कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस जो निस्सरण होता है वो काफ़ी कम होता है और पर्यावरण को हानि कम पहुंचाती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए या एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए $1 ट्रिलियन का जो फंड बनाया जा रहा है उसको जल्दी से बनाया जाए, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इसको बनाने की बात कही गई थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के केयर्स प्रोग्राम की। एडीबी का केयर्स प्रोग्राम क्या है? हाल ही में क्या हुआ है कि एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने इस केयर्स प्रोग्राम के तहत भारत को $1.5 बिलियन की हेल्प की है, सपोर्ट किया है। $1.5 बिलियन। केयर्स प्रोग्राम क्या है? केयर्स प्रोग्राम एडीबी का वो प्रोग्राम है जो कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चलाया है। केयर्स की फुल फॉर्म क्या है? सी से कोविड से सी लिया है, एक्टिव से ए, रेस्पॉन्स, एक्सपेंडिचर, सपोर्ट, तो केयर्स प्रोग्राम। यानी इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि एडीबी देशों को सहायता दे रही है जिससे कि लोग एक्टिवली कोविड-19 पैंडेमिक से निपट पाएँ। तो इसी क्रम में इंडिया को भी $1.5 बिलियन का लोन दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को जब भी कभी लोन दिया है तब से लेके अब तक यानी टिल डेट आज तक ये सबसे बड़ा लोन है। यानी $1.5 बिलियन से ज़्यादा लोन पहले भारत को कभी नहीं दिया गया, इससे कम ही लोन दिया गया है। साथ में इस केयर्स प्रोग्राम के तहत एडीबी न सिर्फ भारत को पैसा देगी बल्कि कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं को इस कोविड-19 पैंडेमिक में लागू करके गरीबों के हितों का ख्याल रखा जा सके। और क्या है? और बात यह है, अब हम जानते हैं कि इस एडीबी को कैसे समझते हैं। एडीबी क्या है? ठीक जैसे आप समझते होंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पूरे विश्व के लिए काम करती हैं, ठीक उसी रूप में इसको एनालाइसिस किया गया। ऐसा सोचा गया कि एडीबी एशिया के विकास के लिए ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व के लिए करते हैं। ठीक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल का मतलब है कि पूरे विश्व के देश इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वही देश सदस्य हो सकते हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। एशिया पैसिफिक रीजन का मतलब वो है जहाँ एशिया महाद्वीप और पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए जो देश होंगे आपस में, वही एशिया पैसिफिक रीजन कहलाता है। ठीक, वर्तमान में इस एशिया पैसिफिक रीजन के यानी इस एशिया पैसिफिक रीजन के कुल 68 कंट्री इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, यानी 19 दिसंबर 1966 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके अभी फ़िलहाल चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो एडीबी है, एडीबी देशों को 2 तरीके के लोन दे देती है, हार्ड लोन भी देती है और सॉफ्ट लोन भी देती है। हार्ड लोन्स वो लोन कहलाते हैं जो बाज़ार की दर पर आपको लोन मिले। जैसे आप किसी और से भी लें तो भी वो 5% लेता हो, और आप एडीबी से लोन ले रहे हैं, एडीबी भी 5% पे लोन दे रही है आपको, तो वो हार्ड लोन है। यानी यदि आपको बाज़ार की रेट पर ही एडीबी से लोन मिल रहा है, इसका मतलब वो हार्ड लोन है, उसमें कोई रियायत आपको नहीं मिली है। ठीक, लेकिन एडीबी कुछ कम इंटरेस्ट पर भी ब्याज देती है तो उसे सॉफ्ट लोन बोलते हैं। यानी आपकी इंटरेस्ट रेट जितनी हाई होगी उसे हार्ड लोन कहेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होगी तो उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। सबसे खास बात क्या है? खास बात देखने वाली ये है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर का बोरोवर है एडीबी से। यानी सबसे ज़्यादा कर्ज एडीबी से चाइना ने ले रखा है, और दूसरे नंबर पर इंडिया ने, तीसरा नंबर पाकिस्तान, और चौथा नंबर इंडोनेशिया, पाँचवां बांग्लादेश। यानी ये इसके लार्जेस्ट बोरोवर हैं, यानी उधार लेने वाले हैं। एडीबी से उधार ले के रखा है, जबकि जापान और यूएसए एडीबी के 2 लार्जेस्ट डोनर हैं। ये एडीबी को सबसे ज़्यादा पैसा उपलब्ध कराते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ध्यान रखें, वर्तमान में एडीबी के मेंबर 68 हैं, जो फाउंडर थे वो 31 थे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी इस यूएससीआईआरएफ ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है। ये हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर रिलीजियस फ्रीडम के बारे में
रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि किसी भी देश में धर्म की स्थिति क्या है। इस रिपोर्ट को हाल ही में विदेश मंत्रालय ने क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है, विदेश मंत्रालय ने इसे नकारा है, कहा कि ये भारत गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में भारत को बहुत ही कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में रखा गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो कम्युनल राइट्स हैं या जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, धर्म के आधार पर जो संघर्ष होते हैं, वो भारत में ज़्यादा हो रहे हैं और भारत की स्थिति और ख़राब होती जा रही है। भारत कुछ ऐसे देशों की श्रेणी में आते हैं जिनमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे देश हैं। ऐसी श्रेणी में इंडिया को रख दिया गया है, जबकि हम लोग बहुत बेहतरीन समझते हैं, अच्छे समझते हैं कि इन देशों की स्थिति कुछ अलग है भारत से और हमारी स्थिति कुछ अलग है। तो इसीलिए विदेश मंत्रालय का इसको रिस्पॉन्स करना, क्रिटिसाइज़ करना जाहिर सी बात थी। इसलिए आपने समझते रहें कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें भारत की स्थिति क्या बताई गई है, ये क्या है। बाई चांस मेंस के आंसर राइटिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं कभी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतने ख़राब आंकड़े अगर जारी करेगा तो कौन इसे एक्सेप्ट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग सिप्री की, शॉर्ट में बोलते हैं इसे सिप्री, SIPRI। इसका मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन का थिंक टैंक है, क्योंकि स्वीडन की राजधानी ही स्टॉकहोम है, और ये प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट का नाम होता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी विश्व के सैनिक खर्चों में क्या प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं। तो अपनी इस लेटेस्ट रिपोर्ट में इसने कुछ इम्पॉर्टेंट आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों को समझना जरूरी है। इन्होंने बताया है, सिप्री ने कहा है कि जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2018 की तुलना में 3.6% इंक्रीज हो गया है और अब 1917 बिलियन $US का खर्च पूरी दुनिया कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के सिर्फ 5 देश, सिप्री क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि दुनिया के सिर्फ 5 देश पूरे विश्व में मिलिट्री में जितना एक्सपेंडिचर होता है, पूरे विश्व में सेना पर जितना खर्च होता है, उसमें से सिर्फ 5 देश ही 62% खर्च कर देते हैं। यानी पूरी दुनिया के जो कंट्री बाकी जो बचते हैं, जितने भी कंट्री हैं, वो सिर्फ 38% खर्च कर पाते हैं। अगर 100% खर्च पूरे साल में मिलिट्री पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जहाँ सेना पर खर्च होता है, सबसे ज़्यादा वो US में होता है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, और इंडिया तीसरे नंबर का खर्च करने वाला है। यानी सेना पर इंडिया पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर ज़्यादा खर्च करता है। 2018 में ऐसा नहीं था, 2018 में भारत चौथे स्थान पर था, भारत से पहले सऊदी अरब था, यानी सऊदी अरब तीसरे नंबर पर सेना पर खर्च करने वाले में से था। तो बाई चांस कभी सवाल पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाएगा कि भारत को किस स्थान पर रखा गया है, या पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है, या फिर आप इसका मेंस के आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं जब भी आपसे डिसआर्मामेंट या निरशस्त्रीकरण की बात आपसे की जाएगी तो। सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को एक बार MPPSC सब मेंस में पूछा गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित रिपोर्ट है, इसे USTR जारी करता है। हमने इसको ऑफलाइन कक्षाओं में अपनी में देखा था जब हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा था, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो इसको जारी कौन करता है? USTR, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे पहले ये 1989 में जारी की गई थी। ये बात ध्यान रखने वाले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताता क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में ये बताता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और उसकी कंपनीज़ के लिए। यानी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की कंपनियों के लिए अन्य देशों में कुछ ट्रेड बैरियर्स हैं, यानी अमेरिका की कंपनियों को अन्य देशों में व्यापार करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को आइडेंटिफाई किया जाता है इस स्पेशल 301 रिपोर्ट में, और इसमें बताया जाता है कि अमेरिका की कंपनियों को अन्य देशों में क्या परेशानियां हो रही हैं। तो इस लिस्ट में ये लिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि कौन जारी करता है और किससे संबंधित होता है। तो जनरली ये संबंधित होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, और अमेरिका का USTR इसे जारी करता है। और इसके माध्यम से ये पहचान किया जाता है कि अमेरिकी कंपनी के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं देशों में। सबसे पहले 1989 में जारी किया गया। हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस USTR के माध्यम से स्पेशल 301 रिपोर्ट में ये आरोप लगाया जाता है, इंडिया पर आरोप। कई सालों से इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल है। मतलब कुल मिलाकर के इस USTR की इस स्पेशल 301 रिपोर्ट का कहना है कि भारत
अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा ईज उपलब्ध नहीं कराता, बहुत ज़्यादा सुगमता उपलब्ध नहीं कराता, एक्सेसिबल नहीं है इंडिया की मार्केट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अड़चनें हैं जिससे कि अमेरिका की कंपनियां इंडिया से ट्रेड नहीं कर पाती हैं या इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं या अपना बिजनेस ठीक से नहीं चला पाती हैं। तो क्या बताया गया है, बताने को तो बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो मुख्य मुख्य समस्याएँ हैं। हालांकि ये एक चीज़ मानता है, कहता है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में यानी ओवर द पास्ट ईयर्स इंडिया हैज़ मेड सम प्रोग्रेस, कुछ मीनिंगफुल प्रोग्रेस इंडिया ने की है, लेकिन कुछ जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं वो इंडिया ने सॉल्व नहीं की हैं। तो वो समस्याएं क्या क्या हैं इस रिपोर्ट के अनुसार वो देखते हैं। ये कहते हैं कि जो इनोवेटर्स हैं, जो नई नई चीज़ें बनाते हैं, जो नवाचारी हैं, उनको ठीक से पेटेंट नहीं मिल पाता इंडिया में, और पेटेंट के जो कानून हैं इंडिया के वो बहुत ढीले हैं। यानी इंडिया का जो पेटेंट रिजीम है, पेटेंट व्यवस्था है, वो काफ़ी शिथिल अवस्था, लैक्सस अवस्था वाली है, और मेंटेन भी नहीं कर पाते, इन्फोर्स भी नहीं हो पाते। यानी कुल मिला के पेटेंट बहुत ढीले हैं, और इसीलिए यदि कोई यूएस की कंपनी इंडिया में पेटेंट कराना चाहती है तो पेटेंट या तो चोरी हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, या कुल मिलाकर के पेटेंट को लागू नहीं हो पाता। विशेषकर ऐसा तब होता है जब वो पेटेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित हो, यानी कुल मिलाकर के भेषज क्षेत्र से संबंधित हो। अब हम लोग दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो कॉपीराइट लॉ है, इंडिया का कॉपीराइट लॉ भी कमज़ोर है, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। और कॉपीराइट लॉ ऐसा है कि वो क्रिएशन को यानी नए रचनाओं को करने में डिसेंटिवाइज कर देता है, इंसेंटिवाइज तो करता ही नहीं है बल्कि डिसेंटिवाइज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि उनको प्रोत्साहित नहीं करता है। और बात यह है कि बहुत सारे इंडिया के जो ट्रेड सीक्रेट हैं वो ट्रेड सीक्रेट आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर के ओल्डर किस्म के हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो भी ठीक से अमेरिकी कंपनियों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो उसको सता रही है, यूएसटीआर को अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं, वो कह रहे हैं कि हाई कस्टम ड्यूटीज़ यानी भारत पर सीमा शुल्क भी ज़्यादा है। यानी यदि कोई अमेरिका की कंपनी यदि इंडिया में जाती है तो इंडिया वाले टैक्स लेते हैं, तो उसको कहते हैं सीमा शुल्क। जब ये इंडिया में एंटर करेगी तो सीमा पर शुल्क तो लगेगा ना, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हमने आज इसमें कई सारे टॉपिक डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर एनालिसिस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।